हेलो दोस्तों, हाय नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। मैं रूपाली आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आप सभी का जो बिहार का स्टेट का परीक्षा होने वाला है उसके लिए आप सब तैयारी कर रहे हैं। और उसके लिए यहां पर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज़ यानी प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए लेकर आती हूं। और जितने भी प्रैक्टिस सेट आप एग्ज़ाम के लिए सॉल्व करेंगे उतना ही बेस्ट आपके लिए एग्ज़ाम में होगा। क्योंकि आप थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर उन थ्योरीज़ को क्वेश्चन पर अप्लाई नहीं करेंगे, क्वेश्चन वाइज आप नहीं पढ़ेंगे, तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अब चलते हैं, बात करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट में। आज मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, जिसमें लैंग्वेज के साथ साथ यहाँ पर एक पेडागॉजी बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी यहाँ पर हैं। और इसके अलावा ग्रामर भी है। और यहाँ पर वन जो पैरा आता है, पैसेज आता है यानी गद्यांश, वो सब चीज़ें भी यहाँ पर सम्मिलित की गई हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन कहता है 91 कि बच्चे के घर की जो भाषा है और विद्यालय की जो भाषा है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो आप संबंध जो बताएंगे, कैसे बताएंगे, उसके लिए ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन कहता है कठोरता से देखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है उपेक्षित करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है उसकी विविधता तथा लचीलेपन के साथ देखना चाहिए। और चौथा है समाप्त कर देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही उत्तर है वो ये हो जाएगा कि उसकी जो विविधता है और लचीलापन है उसको एक साथ यहाँ पर देखा जाए, लचीलेपन के साथ देखना चाहिए बच्चे की जो घर की भाषा है और जो विद्यालय की भाषा है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पहले बच्चे के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ। तो पहले बच्चों के लिए जो लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी जो ध्वनियाँ हैं वो क्या होती हैं। पहला ऑप्शन कहता है निरर्थक होती हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है सार्थक होती हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है मूर्त होती हैं। और चौथा ऑप्शन कहता है अमूर्त होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि पहले बच्चों के लिए जो लिपि है वो क्या है और ध्वनियाँ क्या है, निरर्थक होती हैं। वो उनका मीनिंग नहीं समझ पाते कि क्या मतलब है इसका। तो पहला जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। और कई बार क्वेश्चन में दिया रहता है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर तो पूछा गया है सही। आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। और ऑप्शन पहला कहता है बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं। दूसरा कहता है बच्चों की भाषा में नियमबद्ध व्यवस्था की झलक मिलती है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की भाषा तार शैली में ही रहती है। और चौथा ऑप्शन कहता है बच्चों की भाषा को सुधारने के लिए दंड एवं पुरस्कार आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां यहाँ पर होंगी। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे व्याकरण नहीं जानते, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भाषा की कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं। यह कथन पहला ऑप्शन कहता है गलत है। दूसरा ऑप्शन कहता है सही हो सकता है। तीसरा ऑप्शन कहता है सही है, क्योंकि रेखांकन भी अंततः भाषा की तरह अभिव्यक्ति का साधन है। और डी कहता है सही है, क्योंकि भाषा की पुस्तक में भी चित्र होते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर हो जाएगा कि भाषा की कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं। तो ये बात क्या है, तो ये बात गलत है, ये बात आप नहीं कह सकते। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है।
जो क्रिएटिविटी है उसके विकास में कौन सा सहायक नहीं है? पहला ऑप्शन कहता है कविता पूरी करना, दूसरा है चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, तीसरा कहता है प्रश्नों के उत्तर लिखना और चौथा है अधूरी कहानी को पूरा करना। तो यहाँ पर 9(5) का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्नों के उत्तर देना। तो ये क्या है? तो ये सृजनात्मकता में सहायक नहीं है, इसका कोई क्रिएटिविटी से लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है भाषा की कक्षा में पहला ऑप्शन कहता है दीवार चार्ट से भरी हो, दूसरा ऑप्शन कहता है शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तीसरा ऑप्शन कहता है औपचारिक रूप से आकलन पर बल दिया जाए और चौथा ऑप्शन कहता है व्याकरणिक नियमों पर बल देना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 9(6) के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका क्या करती हैं? तो ये निभाती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा, मराठी भाषा, उर्दू भाषा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 9(7) का जो सही उत्तर हो जाएगा हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो वो है मराठी भाषा। इस क्वेश्चन को आप नोट करके रखें, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की ये सीरीज है तो ध्यान से इसको पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भाषा शिक्षण का बहुभाषिक मतलब समझ रहे हैं कि बहुभाषिक यानी कई सारी भाषाओं के संदर्भ को एक साथ जोड़ा गया। तो भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संदर्भ क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? तो पहला ऑप्शन कहता है एक से अधिक भाषाएं सीखने की ओर संकेत करना, दूसरा ऑप्शन कहता है एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री है, तीसरा ऑप्शन कहता है एक समस्या है और चौथा कहता है बच्चों द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने की ओर संकेत करता है। तो प्रश्न नंबर 9(8) का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री क्या है? तो उपलब्ध होना। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए कहता है कि भाषा का जो ज्ञान है वो देना, दूसरा है प्रश्न पूछना या फिर अपनी बात कहने का अवसर देना और तीसरा है मौन पाठन के उपरांत शब्दार्थ कराना और चौथा कहता है व्याकरणिक नियम को याद करना, कंठस्थ करना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर मुख्य उद्देश्य पूछा है भाषा को पढ़ाने का, भाषा के शिक्षण के लिए। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है तो ध्यान से इसको जानिएगा। तो भाषा का जो ज्ञान है वो देना इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट करके लिखिएगा, कई बार ये पूछा गया है, आपके सीटेट के एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा गया है और आपके इस एग्ज़ाम में भी। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी हो तो पहला ऑप्शन कहता है भाषा सीखना सार्थक होता है, दूसरा ऑप्शन कहता है भाषा सीखना निरर्थक होता है, तीसरा ऑप्शन कहता है भाषा सीखना कठिन हो जाता है और चौथा कहता है बच्चों को विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा प्रश्न नंबर 100 के लिए? तो वो हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भाषा सीखना क्या है? सार्थक होता है। जब भाषा सीखने की प्रक्रिया की बात करें बच्चे के दैनिक जीवन में तो ज़रूरतों से अगर जुड़ी होंगी तो भाषा सीखना क्या हो जाएगा? बच्चे के लिए सार्थक हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या कर, यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कहता है भाषा नहीं जानते, दूसरा कहता है अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, तीसरा कहता है वर्णमाला जानते हैं, चौथा कहता है भाषा के सभी कौशलों में पारंगत होते हैं। तो विद्यालय आने से पहले क्या बच्चे पारंगत हो गए? ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। और फिर वही बात कि यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा कि बच्चे भाषा के बारे में नहीं जानते, वो अपना जो उनकी मातृभाषा है जो बोल रहे हैं उसके बारे में जानते हैं, लेकिन लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर वो बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखते। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हों?
पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हों? पहला ऑप्शन कहता है जिनके उत्तर निश्चित हों। दूसरा ऑप्शन कहता है जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हो। तीसरा ऑप्शन कहता है जो बहुविकल्पीय हों। और चौथा ऑप्शन कहता है जो व्याकरण पर आधारित हों। तो क्वेश्चन नंबर 102 का जो सही उत्तर हो जाएगा कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे होने चाहिए, तो उनके उत्तर क्या हो, तो वो निश्चित उत्तर होने चाहिए कि यही इनका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 102 का। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रायः बच्चे बच्चियां विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं, क्योंकि वो क्यों संकोच करते हैं ये बताना है। क्योंकि वो भाषा नहीं जानते, या फिर उन्हें अभिव्यक्ति का ज्ञान नहीं है। तीसरा कहता है कि वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्त कर सकते हैं वह प्रायः विद्यालय में स्वीकृत नहीं होती। या फिर डी, शिक्षक और शिक्षिका और बाकी उनके जो साथी सहयोगी वो सारे क्या हैं, मजाक उड़ाएंगे। तो क्या इसमें से सही उत्तर होगा? तो वो ये है कि वो क्या करते हैं कि जो उनकी अपनी भाषा है वो विद्यालय में क्या है, तो स्वीकृत नहीं होती, इसलिए वो संकोच करते हैं। तो ये बात यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 104 की ओर। ये कहता है कि भाषा शिक्षक के रूप में आप, पहला ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे, प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, ड्राइंग बनाएंगे, या फिर बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा कि बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए, क्योंकि बच्चे को आप हमेशा यहाँ सर्वोपरि रखेंगे, सबसे ऊपर रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। ये कहता है कि बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव, पहला ऑप्शन, समाज परिवार से प्राप्त करते हैं। दूसरा ऑप्शन, विद्यालय से प्राप्त करते हैं। तीसरा ऑप्शन, थोड़ा बहुत रखते हैं। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 105 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कि समाज परिवार से प्राप्त करते हैं जो बोलचाल का अनुभव है भाषा का। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस चारों में से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। पहला ऑप्शन कहता है लिपि, दूसरा देवनागरी, तीसरा बच्चे, चौथा है भाषा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो क्या है, तो यहाँ पर देवनागरी क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लिपियाँ तो बहुत सारी होंगी, बच्चे बहुत सारे, भाषा भी बहुत सारी, देवनागरी क्या है, तो एक है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चे बहुत सी गलतियाँ मात्राओं के प्रयोग में करते हैं, वाक्य में रेखांकित जो अंश है वो क्या है? बहुत सी। रेखांकित क्या है? बहुत सी। पहला है कि गुणवाचक संज्ञा विशेषण है, दूसरा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, और चौथा कहता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो क्या है ये? तो सही उत्तर हो जाएगा कि ये बहुत सी, यानी कि यहाँ परिमाण तो दिया है लेकिन कितना है ये नहीं निश्चित है, तो अनिश्चित वाचक यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है गुणवाचक, परिमाण बोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, ये सब किसके उदाहरण हैं? यानी ये चार टाइप जो दिए हैं किसके टाइप हैं? पहला ऑप्शन संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 108 के लिए जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? तो ये यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशेषण के ये सारे क्या हैं, तो टाइप हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पुस्तक है, तो पुस्तक क्या है? पहला ऑप्शन पुल्लिंग है, दूसरा कहता है स्त्रीलिंग है, तीसरा नपुंसक लिंग है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 109 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुस्तक क्या है? तो स्त्रीलिंग है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तमाम देश भर में बात फैल गई। दूसरा ऑप्शन है देश भर में बात फैल गई, तीसरा ऑप्शन है पूरे देश भर में बात फैल गई, चौथा कहता है संपूर्ण देश भर में बात फैल गई। तो क्वेश्चन नंबर 110 का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा देश भर में बात फैल गई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए।
अगला जो प्रश्न है वो कहता है किस शब्द में इत प्रत्यय है। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए प्रत्येक, प्रोत्साहित दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन उपस्थिति, चौथा है निश्चित। तो 111 का जो सही आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा प्रोत्साहित, इत, प्रोत्साहित, इत इसमें आ गया। अगला जो क्वेश्चन है 112, ये कहता है प्रत्येक का संधि विच्छेद। पहला ऑप्शन कहता है इसके लिए प्रा प्लस तेक, दूसरा ऑप्शन प्रत्य प्लस एक, तीसरा है प्रति प्लस एक और चौथा है प्रति प्लस एक। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा, जब भी इस तरह का आधा वर्ड आता है तो आप जो आधा वर्ड होता है उसको पहला वर्ड लिखने के बाद जो आधा है उसको पूरा लिख देंगे और उस पर छोटी की मात्रा लगा देंगे और फिर आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे आप एक, तो ये हो जाएगा प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है छात्र का बहुवचन है। छात्र का बहुवचन क्या है? छात्रों, छात्र, छात्राएं, छात्रें। तो सही उत्तर हो जाएगा 113 के लिए। 113 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। छात्र का जो बहुवचन है वो होगा छात्रों। अगला क्वेश्चन है लिखने पढ़ने में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन द्विगु समास, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा तत्पुरुष, चौथा कर्मधारय। लिखना पढ़ना यानी दूसरा, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। एक लिखने की बात कर रहा, दूसरा पढ़ने की। तो यहाँ पर जब विलोम शब्द वाले जो वर्ड आपस में आ जाते हैं तो वो भी क्या कहलाते हैं? तो वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। कोई एक ऐसा शब्द जैसे सुर, असुर, सुरासुर, सुरासुर अगर दिया होगा तब भी आपको क्या लगाना है? द्वंद्व लगाना है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के विलोम है। रात और दिन आएगा तब यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा, लेकिन अगर रातों रात आ जाता है, रातों रात, तब यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले जो प्रश्न है 115 से लेकर 20 तक, वो नीचे दिया गया जो ये लाइन है इनमें से क्वेश्चंस को लिया गया है। तो पहले हम लाइन को पढ़ लेते हैं। जो गद्यांश है कि सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रशिक्षण के दौरान आई वह थी छात्रों और शिक्षकों के बीच परस्पर संबंध। हमने अध्यापक को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया था कि वे प्रत्येक छात्र की भावना की कद्र करें तथा यह देखें कि छात्र क्या चाहता है। यदि एक बार छात्र शिक्षक से डरना बंद कर देता है तथा दोनों के बीच एक दोस्ताना रिश्ता कायम हो जाता है तो छात्र छात्रा के लिए सीखना आनंददायक और आसान हो जाता है। शिक्षक की निकटता और उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह कक्षा में बैठकर हो या स्कूल के बाद खेल के मैदान में। इससे शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे के निकट आ जाते हैं तथा छात्र के संपूर्ण विकास में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि शासकीय शिक्षकों के साथ भी एक रिश्ता बनाए रखना चाहिए, क्योंकि समानांतर शिक्षकों के रहते नियमित शिक्षक प्रायः यह समझने लगते हैं कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक तरह से वे निश्चित हो जाते हैं तथा सारा काम समांतर शिक्षकों पर डाल देते हैं। चलते हैं अभी इस गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षक का सौम्य स्वभाव, शिक्षक की विद्वता, तीसरा ऑप्शन कहता है शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध और चौथा कहता है शिक्षक की संवेदनशीलता। तो यहाँ पर अभी आपने पढ़ा कि शिक्षक और बच्चों के बीच जो पारस्परिक संबंध है वो क्या करेगा? सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक छात्र छात्रा की भावना की कद्र होती है। ऑप्शन उनकी बातों को ध्यान से सुनने से, यह जानने से कि वे क्या जानते हैं, उनका सम्मान करने से, या सभी। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर हो जाएगा वो सभी हो जाएगा। लगभग सारी बातें यहाँ पर सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। बहुत ही आसान आता है, अगर आप ध्यान से इसको एक बार पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको फंसा सकते हैं, तो उसको आप ध्यानपूर्वक करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। कहता है शिक्षक विद्यालय के बाद भी बच्चों से रिश्ता बनाए रखता है।
पहला ऑप्शन, ऐसा करना ठीक नहीं है क्योंकि विद्यालय के बाहर शिक्षक नहीं रहता। दूसरा, ऐसा करना ठीक नहीं है क्योंकि यह परंपरा के विरुद्ध है। तीसरा, ऐसा करना ठीक नहीं क्योंकि शिक्षक की जिम्मेदारी विद्यालय के बाद समाप्त नहीं हो जाती। डी कहता है ऐसा करना ठीक है क्योंकि ऐसा करने से शिक्षक और बच्चों के बीच निकटता और विश्वास का रिश्ता बनता है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। तो इनमें से कौन सी बात सही है प्रश्न नंबर 117 के लिए? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव वे में आप लेके चलेंगे कि सर्वांगीण विकास में क्या करती है, तो हेल्प करती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नियमित शिक्षकों को ऐसा क्यों लगता है कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है? पहला ऑप्शन, समांतर शिक्षकों पर पूर्ण निश्चिंत होकर काम डाल दिया जाता है। समांतर शिक्षक ही विद्यालय की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार हैं। सी कहता है कि समांतर शिक्षक नियमित नहीं होते और उनकी नौकरियां स्थायी नहीं होती, इसलिए उन्हें सभी के कार्य करने पड़ते हैं। डी कहता है समांतर शिक्षक का यह दायित्व है कि वह नियमित शिक्षक का बोझ कम करें। तो प्रश्न नंबर 118 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि समांतर शिक्षकों पर पूर्ण निश्चिंत होकर काम डाल दिया जाता है, जो कि ये बात क्या है कि नियमित शिक्षकों को ऐसा क्यों लगता है कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि उनकी क्यों आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारा काम उन पे डाल दिया जाता है जो समांतर शिक्षक होते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षक और छात्रों के बीच कैसा संबंध लेखक को प्रिय है? मित्रवत, शिक्षक के प्रति श्रद्धापूर्ण व्यवहार। आइए, अगला ऑप्शन है, अनुशासन में रहकर शिक्षक की बात सुनी जाए या फिर सारे। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 119 का सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। जो मित्रवत व्यवहार है वो शिक्षक का यहाँ पर होना जरूरी है। चलते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट के अंतिम क्वेश्चन की ओर। और ये अंतिम क्वेश्चन भी गद्यांश से ही लिया गया है कि छात्र के संपूर्ण विकास में शिक्षक की भूमिका है। क्या भूमिका है? छात्र छात्रा की स्थिति और आकांक्षा समझकर शिक्षक उनके अनुरूप प्रशिक्षण दें, छात्र छात्रा को पाठ समझाकर उन्हें याद करा दें और छात्र छात्रा को दंडित करें या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 120 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो यही होगा कि छात्र छात्रा की स्थिति और आकांक्षा को समझकर उनके अनुरूप शिक्षण प्रदान करें तो वही बेहतर होगा उन सभी छात्र के लिए। तो कैसा लगा आपको ये सेशन और कुछ जानकारी प्राप्त हुई आपको या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियोज़ भी आपको मिलते रहे। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।